इसकी गाड़ी में, और पता चला इसका मूड ही खराब हो गया। बेचारा बैठा था अच्छे मूड में कि यार मियां बीबी दोनों बैठ के एलआईसी की पॉलिसी समझेंगे या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझेंगे, जिस भी कंपनी से कंसल्टेंट आ रहा है, और सारा मूड ही बेकार हो गया। अब ये आदमी इरिटेशन में है, तो हमें नहीं पता, हो सकता है आदमी ठीक हो बट इरिटेशन में बैठा। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस देखा। एक बार मैं एक क्लाइंट से मिलने गया, कहां पे था वो, आईटीओ पे, हाँ आईटीओ पे, आईटीओ दिल्ली में एक जगह है, वहां पे वो पर्सन था। उस पर्सन, वो सरकारी आदमी था, बढ़िया सा उसका बड़ा कैबिन था, जैसे वो अधिकारी होते हैं ना उस तरीके का था, आईएएस नहीं था बट अधिकारी था। और उसके बाहर वो भी मिस्टर बरुआ थे वो, तो मतलब वो लिखा हुआ था उनका नेम टैग और पूरा जो होता है अधिकारी जो भी था। मैं अंदर गया, कॉलर ने मीटिंग रखी थी, मैं फटाफट अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचने के बाद क्या देखता हूँ, बढ़िया एक आदमी बैठा हुआ है। अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार तो बढ़िया हो गया, सही जगह पे पहुंचा दिया मेरी कॉलर ने मेरे को। और मैं वहां पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद इमीडिएट बेसिस पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाथ मिलाया, उसने मेरे से हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद मैं बैठा था और मैंने सोचा अपना फाइल निकाल के, वो फोल्डर निकाल के शुरू कर देता हूं। क्या शुरू करूंगा कि भाई अपनी फैक्ट फाइंडिंग करूंगा पूरे तरीके से, कि फैक्ट की मुझे नॉलेज है, पूरी तरीके से फैक्ट फाइंडिंग करूंगा। अब मैं फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए शुरुआत करता, उससे पहले इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया देखो। इस आदमी ने, मैं देखता हूं यहां अगर हो तो, इस आदमी ने क्या किया, ऐसे ये पैन कार्ड, ये आपको आधार कार्ड, और क्या चाहिए आपको। अब मैं बैठा हूं सामने, इस आदमी के पास बैठ, अभी जाके मैंने हाथ मिलाया है, पानी नहीं पिया, इसने पानी मंगाया नहीं, चाय नहीं मंगाई, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कौन समीर श्रीवास्तव, कौन क्या, कौन एमडीआरटी, कौन सीओटी, कोई लेना देना नहीं। उसने कहा ये अपना पैन कार्ड, ये आधार कार्ड, और क्या चाहिए आपको। मैंने कहा सर फोटो। उसने कहा फोटो निकालता हूं, और अपनी चेकबुक निकाली, लिखना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग खराब कहां गई फैक्ट फाइंडिंग। दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन, फैक्ट अबाउट दैट पर्सन। इमीडिएट बेसिस पे, इनिशियल कुछ सेकंड्स में आप रियलाइज करोगे कि उस पर्सन से एक ऑरा आएगा, उस पर्सन से एक कनेक्टिविटी आएगी, उस पर्सन की एक, आपको पता चलेगा, अंदाजा लगा लोगे आप कि यार ये बंदा कैसा है, उस हिसाब से डील करना है। फिर अपना क्वेश्चन पूछ लो, और क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन पूछने के बाद सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन में अगर उसने इस तरीके का रिस्पांस दिया जैसे मैंने बताया, तो फिर अपने पॉलिसी शुरू कर दो। और अगर वो कहता है हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी मैं आ जाऊंगा। अब ये जो बरुआ साहब थे, इन्होंने तो सिंपल तरीके से ये दे दिया। अब मैंने कहा यार ये तो काम हो गया। उसने लिखना शुरू कर दिया, अकाउंट पे, ऊपर कोने पे अकाउंट पे वाले वो क्रॉस मारे, LIC ऑफ इंडिया। मैंने कहा यार ये तो क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कहीं पे आया हूं। अब एकदम से इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि क्या करोगे। आदमी रियल में बड़ा है, रियल में बिजी है, रियल में पैसा भी होगा, सब चीजें हैं। तो मैंने एकदम से, कोई ऑप्शन नहीं था, इसे समझा नहीं सकता था, कुछ नहीं। मैंने एक, कहते हैं मौके पे चौका मारना, मैंने वो कोशिश की। मैंने कहा यार उड़ता तीर फेंक के देखते हैं, क्या पता कहीं निशाने पे लग जाए। मैंने एकदम से एक पासा खेला, मैंने कहा और वो लिख ही रहा था LIC ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली पूरा लिख भी दिया था, INDIA लिख रहा था। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। कह रहे हाँ बताइए। अब वो पेन यहीं पे ही है, और पेन यहीं पे है, तो कह रहे हाँ जी बताइए। मैंने कहा सर ये जो है, आप एक्चुअली उनको जो हम पॉलिसी दे रहे थे उसमें 5,000 रुपए का इस तरीके से डिजाइन किया था, मेरे ख्याल से 23 साल, मतलब 18-21 होती है ना, तो उसकी जगह 20-23 थी, इस तरीके से था। तो 5,000 पे 25 लाख की मैच्योरिटी आ रही थी, 5,000 रुपए महीने की सेविंग पे। तो मैंने कहा सर ये जो पॉलिसी आप ले रहे हैं इसमें 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी है, अगर आप इसी को मतलब 5 की जगह 10,000 रुपए महीना कर देंगे तो सर 50 लाख रुपए की एक डिसेंट सी मैच्योरिटी बन जाती है। मैंने कहा सर तो मैं बस यही कह रहा था, आप इसे ना 10,000 की जगह 20,000 का बना दीजिए। 10,000 कैसे, नैच वाला फॉर्म था वो, मतलब के 2 महीने का एडवांस आता है, तो नैच का वो फॉर्म भर रहे थे, तो नैच का मतलब नैच वाला केस था। तो मुझे लगा कि 10,000 2 महीने एडवांस ले रहा हूं। मैंने कहा सर 10 की जगह 20 बना दीजिए। ठीक है, तो उसने 20,000 मान ली। 1 सेकंड में तीर निशाने पे। फैक्ट अबाउट पर्सन। आदमी को जज करना सीखो, आदमी को फैक्ट उसको समझ गए ना सबसे पहले इनिशियल कुछ सेकंड में, तो उस हिसाब से आप कुछ कर सकते हो सकता है ये निशाने पे लगता, हो सकता है नहीं लगता। अदरवाइज भी 5,000 रुपए महीने की पॉलिसी 60,000 का प्रीमियम आ रहा था। अब एक स्टेटमेंट बोलने से उसे मैंने बोला सर 50 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट हो जाता है।
उसने भर दिया। क्या किया? मेरा 1,20,000 का प्रीमियम हो गया 60,000 की जगह पे। बल्ले बल्ले मैं आराम से गाड़ी में बैठा, ऑफिस में कॉलर को फोन किया, मैंने कहा हो गई पॉलिसी। ऐसे काम हो जाता है। तो यानी कि अबाउट पर्सन वाला जो फैक्ट है वो इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वो जज करना है। अब मान लो ये तो उस तरीके के एग्जांपल हो गए और इस तरीके के लोग कि जो आपको टाइम ना दे, तो अगर टाइम ऐसे लोग कोई भी मिलते हैं, फटाफट अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना, बोलना अपना जो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट उसने दिए हैं उसमें बताओ, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं, कुछ नहीं बताना चाहते कई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट पर्सन में जज कर लिया, इस कैटेगरी या उस कैटेगरी में डाल दिया, जिस कैटेगरी में उस हिसाब से कर लो। अब इस कैटेगरी में तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दो। अब मान लो वो दूसरी कैटेगरी में, वो कहता है हाँ जी पूछिए, हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आराम से वो आपको पोलाइट वे में जवाब दे रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, समझ जाओ ये दूसरी टाइप वाला है। तो जो दूसरी टाइप वाला है उस पे अब 15 तरह के फैक्ट चलेंगे। पहला फैक्ट तो अबाउट दैट पर्सन था, अब डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अगर वो दूसरी तरह वाला है तो आपको समझ आना चाहिए कि अब जो फैक्ट नंबर 2 है वो है अबाउट फैमिली। अबाउट फैमिली, अब ये क्या है दोस्तों, बात को समझो। एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस, मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूं, शायद 26 हफ्तों में कई बार यूज कर लूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस से पहले आता है लाइफ। इंश्योरेंस से पहले आता है लाइफ, और अगर लाइफ पहले आता है तो यानी कि हमें लाइफ के ऊपर ही तो बात करनी है। और लाइफ में कौन होता है? बीवी, बच्चे, परिवार। और उसी परिवार के लिए इंसान हमसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है कि कल को मैं नहीं रहा तो भी मेरे परिवार का भला, और मैं रहा तो मेरे पैसे के ऊपर मुझे कुछ रिटर्न मिल जाएगा और मैं सही तरीके से एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव कर लूंगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लूंगा, बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा। नाउ द पॉइंट इज कि जिस परिवार के लिए वो पॉलिसी लेना चाहता है उसको बिना जाने हम उसे प्लान कैसे बता सकते हैं, हम उसे पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं। कई लोग जाते हैं सीधा सीधा शुरू हो जाते हैं, सीधा कैसे कि जी मैं ये है इसमें बच्चे की एजुकेशन ये वो, क्या पता उसे बच्चे की एजुकेशन प्लान करनी है नहीं करनी। हाउ कैन यू से दैट? उसको रिटायरमेंट प्लान करनी है नहीं करनी, हाउ कैन यू से दैट? फैमिली से रिलेटेड जो फैक्ट है ना वो इमीडिएट बेसिस पे वर्कआउट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस मोमेंट आप फैमिली से रिलेटेड फैक्ट्स को एनालाइज करते हो, पूछते हो, जैसे कि वाइफ, बच्चा, वाइफ की एज, बच्चे की एज, ये जब फैक्ट आप यहां तक पूछते हो तो इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि अल्टीमेटली आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले हो, जो आपको प्रेजेंटेशन यहां पे देनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा आइडिया, 16 फैक्ट में से 1 सिंगल फैक्ट, जिसके बेस पे हम कई बार पॉलिसी भी समझा देते हैं, हमें सिखाया ही यही गया है, गलत सिखाया गया, क्योंकि इस अकेले फैक्ट के बेस पे पॉलिसी प्रेजेंटेशन हमें कौन सी देनी है ये नहीं डिसाइड होता। ये डिसाइड बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के होता है। अगर आप रियल में धुरंधर बनना चाहते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, तो अदरवाइज तो बच्चे की एज पूछो शुरू हो जाओ, नहीं। यहां से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। ये जो दूसरा नंबर का फैक्ट है, यहीं से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। कैसा दिमाग? कि यार जैसे आपने पूछा सर ओके नाम, जैसे आपको पता ही होगा कि सर आपकी एज जान सकता हूं, तो बोले हाँ माई एज इज 37। ओके सर मैम की एज जान सकता हूं 33। ओके तो आप जल्दी से छोटा छोटा सा लिख लो कि हाँ ठीक है, सेल्फ मतलब वाइफ, डब्ल्यू डाल दो, फिर उसके बाद सर एनी किड पूछना है कि बच्चे हैं, तो बोले हाँ सर बेटा है बेटी, एक बेटा एक बेटी। ओके सर सन डॉटर, एस डी, तो मैंने डालता हूं सेल्फ फिर डब्ल्यू फिर सन डॉटर। सर गुड़िया की एज क्या है? तो गुड़िया की एज है जी 2 साल। ओके सर बेटे की सर क्या एज है? उसकी एज है 5 इयर्स। अब आपका दिमाग चलना शुरू होगा, यहां से आपकी प्रेजेंटेशन की जो कड़ियां हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। कैसे? अब आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए कि यार 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में जो बड़ा बेटा है वो 5 साल का, और 5 साल वाले को 18 साल का जैसे ये बच्चा होगा, ये अपनी हायर एजुकेशन, ये अपनी 12th क्लियर करेगा, और 12th के बाद
इसको रिक्वायरमेंट होगी पैसों की हायर एजुकेशन के लिए, कोई भी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, जो वकील कुछ भी बनना चाहे वो। अब उस वक्त प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इसे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस वक्त के लिए मैं इसे क्या दे सकता हूं? तो 15 साल का अगर है तो क्या दे सकता हूं? सोचो, इसको मैं शायद कोई भी 13 साल का प्रोडक्ट दे सकता हूं, 13-10 दे सकता हूं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट दे सकता हूं जिसमें 13वें साल पे मैच्योरिटी मिल जाए। फिर वो 13 साल मैं दूं या 10 साल दूं या कितना दूं, वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, जिस भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हो। तो 13 साल आपको पता है मेरे पास है। अच्छा, गुड़िया जो 2 साल की है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, आपको अच्छी तरीके से पता है कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। 16 साल का कोई भी प्रोडक्ट दे दोगे आपके लिए बढ़िया है। आपको कमीशन स्लैब्स में भी चेंज आ जाएगा, आपको पूरा कमीशन मिलता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एडेड एडवांटेज है कि भाई आपके पास कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, तो बताने में अच्छा लगता है कि भाई इतने के इतने बन जाएंगे। ये सुनो, तो आपके दिमाग में ये चीजें चलेंगी। साथ ही साथ मान लो यहाँ 5 साल की एज नहीं होती बच्चे की, बड़े बेटे की होती है 8 साल की एज। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब 8 साल के बड़े बेटे के लिए हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट होता या नहीं होता। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है। मैं किसी के बिलीफ सिस्टम में कैंची नहीं मारता, किसी के बिलीफ सिस्टम पे कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं रेस करता। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। तो जिसका जो बिलीफ सिस्टम हो, मुझे लगता है कि 8 साल का अगर कोई बच्चा है और वो 17 साल की एज में, अगर उसकी एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो 17-18 साल की एज में हमारे पास जो 8, 9 या 10 साल का जो टेन्योर है उसमें कंपाउंडिंग की पावर काम नहीं करती। तो कंपाउंडिंग की पावर ज्यादा काम नहीं करती तो उसको कोई लिक्विडेटिव हम ऑफर नहीं दे सकते, कोई ऐसा अट्रैक्टिव हम ऑफर नहीं दे सकते, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो हो सकता है 8 साल 10 साल बच्चे हो तो आपके दिमाग में आए कि यार मैं इसको कुछ और सजेस्ट कर सकता हूं। हो सकता है मैं इसे डेट ऑप्शंस बता सकूं, या मैं आप इसको बोलूं कि नहीं जी इसका के अगेंस्ट तो आप पैसा एफडी में रखिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा है, या इसकी जगह पे म्यूचुअल फंड के डेट ऑप्शन में रखिए, या इसकी जगह पे आप ईएलएसएस में डाल दीजिए। आपके पास कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, ये आप करवा सकते हो अगर 8 साल 9 साल है। तो जैसे ही आपने फैक्ट अबाउट फैमिली, ये सारी चीज कहां से निकल के आई कि फैक्ट अबाउट फैमिली, जैसे ही आपने फैमिली के फैक्ट जानने की कोशिश की, उनकी एज, वाइफ की एज, बच्चों की एज, ये जैसी आपने डिटेल जानी, इमीडिएट बेसिस पे आपको पता चल गया कि मेरे पास ये ऑप्शन है खेलने के लिए। 5 साल का है, इसको ये, इसको ये, इसका ये, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मजे की बात बताऊं मैं आपको, मेरे को बड़ा बिजनेस मिला इससे, अपना वो बताता हूं सीक्रेट। मैं हमेशा ना सेल्स सिखाता हूं आप लोगों को कि दिमाग से खेल जाता था सामने वाले के। मेरे को कोई भी बड़ा बच्चा दिखता था ना, मैं इमीडिएट बेसिस पे उसको कहता था इस बड़े बच्चे की प्लानिंग सर अपन एलआईसी से नहीं करेंगे। क्या कहता था? इस बड़े बच्चे की प्लानिंग हम एलआईसी से नहीं करेंगे। अब सोचो, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आया, एलआईसी एजेंट आके कह रहा है इस बड़े बच्चे की प्लानिंग हम एलआईसी से नहीं करेंगे। सामने वाले का तो दिमाग खराब कि भाई एक्चुअल में जो एलआईसी एजेंट आता है वो यही कहता है साहब मेरे पास तो 8 साल की भी है और 6 साल की भी है। कोई मतलब कोई हर तरह के लोग, अब हर तरह की सोच है ना, तो लोग तो बताते हैं, यूलिप भी बता देते हैं जी 5 साल का प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो मैं क्या कहता था, मैं उल्टा गेम खेलता था कि मैंने कहा यार इसका ट्रस्ट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि अभी पॉलिसी देखो क्या करता हूं। तो मैं उसको कहता था बड़े बच्चे की प्लानिंग हम नहीं करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे सर, हम एमएफ के डेट ऑप्शन में डाल देंगे, इसे अप्रोक्सीमेटली 7% की रिटर्न निकल के आएगी, विच इज अ डिसेंट रिटर्न, और अगर उतने साल में हम इकट्ठे करेंगे तो अपने पास ये बफर आ जाएगा। गुड़िया की जो एजुकेशन की प्लानिंग, सर 2 इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आती है, गुड़िया की एजुकेशन और एक गुड़िया की मैरिज। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों ही पर्पसेस के लिए अपने को करीबन 25-25 लाख रुपए की जरूरत है। तो सर इसमें अगर हम 7,000 पर मंथ डाल दें और इसमें अगर हम करीबन 5,000 पर मंथ डाल दें, कुछ भी ऐसा मतलब, ठीक है, तो ये अगर हम डाल दें तो मैं बेटे का बिजनेस ना लेके भी बेटी के नाम से डबल बिजनेस चेक देता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैं ये वर्ड जान के यूज करता हूं। हम कोई धर्म खाता खोलने यहाँ पे नहीं आए, कोई धर्मात्मा बनने नहीं आए, हम यहाँ पे आए हैं अपना घर चलाने के लिए, अपन सेल्स की टेक्निक सीखने के लिए। और वो जो सेल्स की टेक्निक है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको पहली ही बार में एथिक्स सिखा दिए, फर्स्ट में प्रिंसिपल सिखा दिए, सेकंड में अंडरराइटिंग सिखा दी, आपको सारी कमियों से बाहर में निकाल के लेके आ गया, आपके मैंने पूरा करियर सेव कर दिया, तो अब मेरी ही ड्यूटी है कि मैं आपको हार्डकोर सेल भी सिखाऊं, अपनी चीज को बेचना भी सिखाऊं, अपनी चीज बेचने के लिए साम दाम दंड भेद भी सिखाऊं, सब सिखाऊंगा। यही तो गेम है, वरना मेरे ट्रेनर होने का फायदा ही क्या है?
किस बात का ट्रेनर सिर्फ एथिक्स सिखा दूं, या वो किस बात का ट्रेनर के सिर्फ सेल्स सिखा दे, दोनों चीजें सिखानी जरूरी है। इसलिए हमने बीमा गुरुकुल को इस तरह से डिजाइन किया। अब आपने क्या किया, आपने इमीडिएट बेसिस पे फैक्ट फाइंडिंग पकड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आपने चीजों को जज कर लिया, और जज करने के बाद आपने फटाफट आप अब तीसरे फैक्ट की तरफ चलेंगे। इससे आपको यह पता चल गया कि आपको क्या करना है। तो मैं ऐसे में नॉर्मली बड़े बेटे की प्लानिंग का ना बोलते हुए भी दूसरे बच्चे के पर्सपेक्टिव से चीजें निकाल लेता था, या इस पर्सन की रिटायरमेंट के हिसाब से चीजें निकाल लेता था। अभी बताऊंगा आगे कि कैसे वो मैं रिटायरमेंट को कैसे जज कर लेता था, कैसे उस फैक्ट को एनालाइज कर लेता था, कैसे डिसीजन ले लेता था कि रिटायरमेंट इसकी जरूरत हो सकती है, बताता हूं अभी। ये सब फैक्ट छुपा हुआ है, जिस फैक्ट को हमने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया आज तक। तो फैक्ट अबाउट फैमिली, फैक्ट अबाउट फैमिली को समझो, उस हिसाब से काम करना शुरू कर दो। जिस एज के हिसाब से, जिस एज का बच्चा, उसी हिसाब से कंपाउंडिंग इफेक्ट बताओ, चीजें बताओ, और आपके दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसी बनेगी। फिर प्रेजेंटेशन में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तो फैक्ट को समझो कि दूसरे फैक्ट से क्या होगा। आपके दिमाग में ये सोच आनी चाहिए कि मैं इसे क्या दे सकता हूं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, समझ लिया। उसके बाद क्या है, और कौन सा फैक्ट है? तो थर्ड फैक्ट इज फैक्ट अबाउट अर्निंग मेंबर्स। अब यहां पे कई बार लोग गलती कर जाते हैं। सीधा आदमी गया, आदमी ने देखा मियां बीवी दो बच्चे घर में बैठे हैं, और अंदर से आवाज आ रही है, तो कोने से नजर आ रहा है कि जो वो कमरा जो है ना, उसमें एक बाबूजी, एक अंकल आंटी भी हैं। अब ये परिवार को देख के आदमी ने कहा यार ये बंदा टिच लग रहा है, ये बढ़िया बंदा है, अर्निंग है। इसको शुरू में बात की, एज पूछ ली, और उसके बाद शुरू हो गया, जी सर आपका रिस्क कवरेज, कल को भगवान ना करे सर को कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई तो सर कैसे होगा, मैम कैसे मैनेज करेंगी। ये पता है कब दिक्कत आती है? जब हम फैक्ट्स को एनालाइज नहीं करते। ये तीसरा फैक्ट यहां पे काम करता है। थर्ड फैक्ट क्या है? थर्ड फैक्ट है फैक्ट अबाउट अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्या ये भाई, परिवार में कमाने वाले कौन से हैं? हमने तो बोल दिया सर कल को भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो गया तो। वो कहेगा भाई साहब मेरे साथ कुछ हो गया तो एक बार चल जाएगा, मैं तो 30,000 रुपए महीना कमाता हूं। ये जो बैठी है ना, ये मेरी बीबी, इसके साथ कल को कुछ हो गया ना तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, क्योंकि 80,000 रुपए महीना कमाती है। लो स्वाहा, समझ में आ रहा है? इसलिए बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु के टाइम से कहानियां चली आ रही हैं, बट हमें समझ नहीं आया। आज भी बिना आधी अधूरी नॉलेज के बेस पे इंसान पहुंच जाता है। आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक है, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसीलिए मैं आधे ज्ञान के हमेशा अगेंस्ट रहता हूं। इसीलिए मैंने आपको बोला था 26 हफ्ते वेट करो, उसके बाद बात करेंगे। अभी भी कई लोग मैं देखता हूं कमेंट्स आते हैं बीच में, थोड़े से कहते हैं ना जल्दबाजी में, एक एक हफ्ते के बाद सेशन होता है, 26 हफ्ते हैं तो 6 महीने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कहां इंतजार करने को तैयार होता है, ठीक है। तो मुझे पता है सब कुछ, मैं भी एक LIC एजेंट ही हूं, चिंता मत करो। तो कहीं ना कहीं अभी भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पेशेंट। बट इम्पेशेंट नहीं होना, जितनी मजबूती से चीजें चलेंगी उतनी मजबूती से काम होगा। ये इमारत बन रही है, बहुत सुंदर भव्य इमारत, और इस इमारत को बनने में टाइम लगेगा साहब, 6 महीने लगेंगे। बट जिस दिन ये इमारत तैयार होगी ना, दूर दूर से देखने लोग आएंगे, ये इमारतें तैयार हो रही हैं। तो मुझे मेरा काम करने दो, है ना। तो इसलिए उस तरीके से चलेंगे, जैसे जैसे सिखा रहा हूं सीखते चलो। अब फैक्ट अबाउट पर्सन, फैक्ट अबाउट फैमिली, फैक्ट अबाउट अर्निंग मेंबर। अब ये अर्निंग मेंबर में किस तरीके से फैक्ट पूछा जाता है? तो मैंने आपको दूसरा वाला तरीका भी, पहला तरीका भी बताया था, दूसरा भी तरीका बताया था कि आपने पूछा सेल्फ, वाइफ, है ना, सन, डॉटर, इसका भी तरीका बताया। इसका तरीका यह है कि जैसे ही आपने पूछा एज, सेल्फ, वाइफ, बच्चे, सर मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग है। हेलो, क्या पूछना है? मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग है, क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि सर मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, ऐसे कि मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी क्यों पूछना है और फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग क्यों बोलना? अभी भी तो बोलते हो सर मैम भी जॉब करती हैं, बोल सकते हो। मैम भी कमाती हैं, बोल सकते हो।
सर कमाने वाले दो लोग हैं, ये भी बोल सकते हो। बट कहते हैं कर्ण प्रिय शब्दों को, कानों को अच्छा लगने वाले शब्द, बढ़िया। मैं हमेशा बोलता हूं कर्ण प्रिय, सेल्समैन को हमेशा कौन से शब्द बोलने चाहिए? कर्ण प्रिय, यानी कानों को प्यारे लगने वाले। और सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, तो एक और सोफिस्टिकेटेड वर्ड है कि तरीके से आप चीज को क्या कहते हो कि सर क्या मैम भी फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है? अब फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है तो यानी हम पूछ रहे हैं कि जी क्या ये भी पैसा लेके आती हैं? आप तो पैसा ला रहे हो, ये भी पैसा लेके आती हैं क्या घर में फाइनेंशियली पार्टिसिपेट करती हैं, यानी जॉब कर रही हैं? पूछ वही रहे हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में पूछ रहे हैं। अब ये कहेगा हाँ या ना। अगर हाँ तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई कि अकेले एक आदमी को नहीं इसको वैल्यू देनी, इसको भी वैल्यू। देखो पहली बात तो याद रखो, स्पाउस को हमेशा वैल्यू दो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर समझदार आदमी अपनी वाइफ के कहने पे चल रहा है। अब आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, सही लगे, गलत लगे, जैसा भी लगे लगे, ईमानदारी की बात यह है आपको भी अपनी वाइफ के कहने पे चलना चाहिए, ठीक है? स्टार एस्ट्रिक्स नीचे लिखा हुआ है कंडीशन से अप्लाई, ठीक है? कल को मेरे को बोलोगे ठीक है, जोक्स अपार्ट। बट यस, आज के टाइम में मेजोरिटी जो लोग हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपनी वाइफ के साथ में डिस्कस करके ही लेते हैं, ठीक है? तो हमेशा स्पाउस को वैल्यू दो। बट अगर स्पाउस फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है तो और ज्यादा वैल्यू देनी है, दो रीजन से। पहला कि वो रीजन तो यह है कि फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग है तो वो भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर 5,000 रुपए महीने की पॉलिसी की जगह 10,000 की जगह 20,000 रुपए महीने की पॉलिसी आ सकती है। बट इस वाले पार्ट को भी छोड़ दें तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। क्या एडेड एडवांटेज है? कि या तो अगर हस्बैंड को कोई दिक्कत होगी तो वाइफ के नाम पे पॉलिसी दे सकते हैं, आपको पता आईटीआर है, सब चीजें हैं, कितनी भी बड़ी पॉलिसी दे सकते हो। वन दो, एक और आगे बताता हूं। एक और एडेड एडवांटेज है कि जब भी आप पॉलिसी, आपका केस बनना है डीओ का, जेडओ का, सीओ का, ठीक है? उस पॉलिसी को अगर आपने घर में दो पॉलिसी दे दी तो आपकी लाइफ भी दो काउंट हो गई, आपके दोनों केसेस ब्रांच में भी पास हो गए, आपका काम बन गया, कमीशन भी फटाफट घर आ गया। तो यानी कि ये भी एक, और दोनों को क्या मिला? दोनों को आपने कहीं ना कहीं रिस्क कवरेज दे दिया। तो आप सामने वाले को कह सकते हो कि सर हम इसे प्लानिंग इस तरीके से करेंगे कि आप दोनों को हम रिस्क कवरेज देंगे, मैम के केस में आप नॉमिनी हो जाएंगे, आपके केस में मैम नॉमिनी हो जाएंगे। कल को गॉड फॉरबिड कोई भी मिसहैपनिंग किसी के भी साथ होती है तो यू बोथ आर फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर, तो आप दोनों का रिस्क कवरेज बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड सेशन को देख के याद कर लेना, ठीक है? जो अभी स्टेटमेंट बोली है, ये स्टेटमेंट से सैकड़ों पॉलिसी मैंने सिर्फ इस स्टेटमेंट से क्लोज मारी है, ठीक है? कि यू बोथ आर फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर, आप दोनों का रिस्क कवरेज बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इसलिए इस तरीके से करेंगे। और वाइज वर्सा हम मतलब दोनों के केस में, हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड को कर देंगे, ठीक है? ये मैं आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन भी की भी बातें बताता चल रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन में सारी सही लेवल पे प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, फिर मत कहना कि सर रिपीट हो रहा है, ठीक है? वरना मैं आप कहो तो अभी मैं रोक देता हूं, प्रेजेंटेशन बताता नहीं हूं जरा से भी। चलो, अबाउट अर्निंग मेंबर। अबाउट अर्निंग मेंबर का मतलब है कि अर्निंग मेंबर पूछ लिया। यहां पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हस्बैंड है, वाइफ नॉन फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है तो, और फिर एक आपको क्वेश्चन पूछना है, सर घर में और भी कोई फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है? क्यों पूछना ये क्वेश्चन? क्योंकि कई बार एक परिवार में बड़ों को फाइनेंशियली उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स की और गवर्नमेंट जॉब करने के बाद उनकी पेंशन बड़े अच्छे लेवल पे आ रही है, और उनका जो बेटा है वो आज 20-30-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। तो 20-30-50 हजार से मेन उसका घर नहीं चलता, उसका घर चलता है बाबूजी की पेंशन से। तो बाबूजी इंपॉर्टेंट है, उनकी पेंशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, वैसे तो है ही है, मॉरली तो है ही है, मैं फाइनेंशियली यहाँ पे सारी की सारी बात कर रहा हूं। तो फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट है। पता चले बाबूजी ने दोनों बच्चों के नाम पे 50-50 लाख की एफडी डाल रखी है, नहीं पता हमारे को। तो इसलिए ये पूछना इंपॉर्टेंट है कि सर फैमिली में और भी कोई फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप कल को बाबूजी अंदर से उठ के आएंगे तो आप प्रेजेंटेशन में पहले उठ के पैर छू लेना, ठीक है? चलो आगे लेके चलता हूं। फैक्ट अबाउट अर्निंग मेंबर, ये तीसरा था। चौथे पे लेके चलता हूं आप लोगों को। चौथा क्या है? फैक्ट अबाउट जॉब टाइप। अब आपने पहला को देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथी चीज वो कहता है कि हाँ ठीक है हम जॉब में हैं और मैं और
मेरी वाइफ तो वर्किंग नहीं है, घर में और कोई फाइनेंशियली पार्टिसिपेटिंग भी नहीं है, मैं हूं। तो अब आपको सवाल पूछना है कि सर आप, पहला तो आपका सवाल होना चाहिए सर आप जॉब में हैं या बिजनेस में। सॉरी सॉरी सर आप जॉब में हैं या बिजनेस में। अब वो कहता है जी बिजनेस में, तो आपको पता चलेगा ठीक है भाई बिजनेस में है, तो आप और थोड़ी इंक्वायरी कर सकते हो सर किस तरह का बिजनेस है क्या है। मान लो वो कहते हैं जॉब में, तो जॉब में आपको क्वेश्चन पूछना है क्या कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में। क्यों पूछना है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछना है बताता हूं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अभी इनिशियल पिछले कुछ सालों के अगर हम बात करें, जब से चेंजेस आए और पेंशन के प्रोविजन खत्म हो गए, तो उसके बाद की अगर उसकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में पेंशन का प्रोविजन नहीं है, तो आपके पास पेंशन का रास्ता इस आदमी के लिए खुल जाता है। तो आपके दिमाग में हर फैक्ट के पीछे एक सोच है, हर फैक्ट के पीछे एक स्ट्रेटजी है, हर फैक्ट के साथ साथ ये दिमाग चलना शुरू हो रहा है, पीछे दिमाग का कोई कोना कह रहा है ये पिच कर सकता हूं। सारी तैयारी किसकी है, प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्यों देनी है, क्लोजिंग के लिए। तो पूरा सेल्स का प्रोसेस बताया था, इसलिए ये फैक्ट में एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट हम जान रहे हैं कि साहब आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट में हो, और गवर्नमेंट में हो तो वो कब की उसकी अपॉइंटमेंट है, तो पता चलेगा आपको कि उससे पहले वाली, अगर मान लो कोई बंदा, आपको एज से समझ में आ जाएगा कि पुराना अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो आप कह सकते हो पेंशन का प्रोविजन है, तो पेंशन पे ज्यादा पिच मत करो, पेंशन का उसका प्रोविजन है, तब आपके पास दूसरे उसके ऑप्शन हो सकते हैं। या अगर आपको पेंशन यूज करनी होगी तो आपको पता चल जाएगा, अब इसको पेंशन वर्ड नहीं यूज करना, एक सेकंड इनकम वर्ड यूज करना है। बड़ा अच्छा एक शब्द है सेकंड इनकम, तो उसको सेकंड इनकम यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन में सिखा दूंगा आपको कि किस फैक्ट के साथ क्या क्या चीजें रिलेट होती हैं। तो अभी आज मैं प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस ना करके या पॉइंट्स पे फोकस, फैक्ट्स को बताता चलता हूं। तो क्या होगा कि आपको पता चल गया, साथ ही साथ उसने कहा जी अभी की गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट है, तो आप कह सकते हो सर पेंशन की प्रोविजन तो है नहीं, तो उसकी दुखती रग है, तो दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, आपका काम बन गया। अच्छा दूसरी चीज, जॉब में अगर प्राइवेट में भी है तो प्राइवेट में भी अभी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, नौकरियां कर रहे हैं। कितने सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नौकरियां कर रहे हैं, हर डॉक्टर ने अपना क्लिनिक नहीं खोला, तो वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है या जॉब वाला है, तो आपको पता चलेगा उस हिसाब से आप चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल है तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म अपना विजन नहीं रखते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि हाँ, मतलब जितने प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो सोचते हैं मेरे पास आज इनकम बहुत अच्छे लेवल पे आ रही है, तो मैं फटाफट इसे कम टेन्योर की पॉलिसी रख के, जैसे कि हम बात करते हैं 25 साल की पॉलिसी है 16 साल देना है, 21 साल की पॉलिसी है 15 साल देना है, 16 साल की पॉलिसी है 10 साल देना है, 16 साल की पॉलिसी है 13 साल देना है, तो वो शॉर्ट पीरियड कम से कम देना पड़े, ज्यादा भले ही ले लो। इस तरीके से मेरा गुड़गांव में क्लाइंट है, मैं उनके पास पहुंचा, मर्चेंट नेवी में वो काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। वो लड़के की एज होगी मेरे ख्याल से 32 साल की उस वक्त एज थी। 32 की एज में बंदा कह रहा है कि आप ना, मतलब जो भी एक्स अमाउंट है, उनके पिताजी भी थे गुप्ता जी साथ में, और बात कीजिए क्या, तो मर्चेंट नेवी, और मर्चेंट नेवी वालों की कहानी होती है कि लिमिटेड कुछ साल होते हैं जिसमें ये मोटा पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर नहीं रहता, मतलब लाइफ वो जो टेन्योर है वो कम होता है जॉब का, प्रोफाइल का। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्स अमाउंट में ज्यादा टाइम के लिए दे सकता हूं, उसका ज्यादा इंटरेस्ट था, सिंगल में अभी एक दे दूं, वन टाइम दे दूं, ये कर दूं वो कर दूं। अल्टीमेटली मैं उसे कंपाउंडिंग की पावर सिखाते सिखाते अल्टीमेटली ले आया मुझे जहां लेके आना था उसे, ठीक है। उसके लिए जो वीडियो बना रखा ना, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, भेजा भी था आपको शायद ग्रुप में, या नहीं भेजा होगा तो भेज दिया जाएगा, मेरे ख्याल से भेजा था। तो वो कंपाउंडिंग की वो पावर समझाते समझाते अपन ले आते हैं उसके ऊपर, तो वो मान गया, कन्विंस हो गया। बट मैंने ये देखा कि उसका जो मेजर, यानी उसकी तरह के कितने सारे ऐसे लोग होते होंगे जो उनके प्रोफेशन की वजह से इस तरीके से डील करना चाहते हैं। जो स्टार्स होते हैं, जो आपके बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, उनके पास आज पैसा आ रहा है, आज ले लो जितना लेना। तो इस तरीके से आप ना, अब ये जो फैक्ट
जानना है कि जॉब टाइप उसका क्या है। वो जॉब टाइप पूछने के पीछे ये स्ट्रेटजी होती है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलना चाहिए इस वक्त से ही कि यार मैंने इसके फैमिली के बारे में पूछ लिया, अर्निंग मेंबर के बारे में पूछ लिया, अब मैं जॉब के टाइप के बारे में जान के क्या जानना चाह रहा हूं कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, इसके पास पेंशन का प्रोविजन है या नहीं है, या फिर इसके पास इनफ्लो किस तरीके का है। ये वाले इस फैक्ट से इस तरीके की चीजें निकल के आएंगी जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको प्रेजेंटेशन कौन सी वाली देनी है, किस तरीके की देनी है। ठीक है, तो आपको क्या जानना है,